हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले सीटेड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने सीडीपी पढ़ रखा, अच्छे से कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी बच्चे को सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, क्या करना चाहिए। तो अक्षमता स्थापित करने से पहले कि कोई बच्चा विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए, उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। उसकी पहले मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उसकी मातृभाषा में पकड़ कैसी है, कितना निपुण है अपनी मातृभाषा में, तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। फिर उसके बाद ही इसका निर्णय लेना चाहिए कि कोई बच्चा जो है विशिष्ट वर्ग में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें से कि किसके द्वारा अधिगम अक्षमता नहीं उत्पन्न होगी। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, या फिर शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की शिक्षण शैली। शिक्षक की जो शिक्षण शैली है, इससे क्या कोई भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी। जबकि जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता और शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, इन तीनों से जो है अधिगम क्षमता क्या होगी, प्रभावित होगी नकारात्मक रूप से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय प्रश्नों पर मनन करता है के अतिरिक्त निम्नलिखित। मतलब इसमें से यही पूछा गया है कि एक जो समावेशी विद्यालय है वह प्रश्नों पर मनन करता है, उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए उसे। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। तो क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो यहाँ देखो, ए वाला ऑप्शन पॉजिटिव दिया गया है, बी वाला निगेटिव है, सी वाला पॉजिटिव है और डी वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी का अर्थ यही होता है कि सबको शामिल करना, सबको स्वीकार करना। कोई भी दिव्यांगजन बच्चा हो, कोई भी भाषिक अक्षमता वाला बच्चा हो, कोई भी निचली जात से आता हो, कोई भी ऊंची जात से आता हो, तो सभी को समान रूप के अवसर देना। तो यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला क्या है, ऑप्शन निगेटिव है। जैसे कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। तो अलग करने की बात नहीं होती समावेशी शिक्षा में। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं, बहुत परिश्रमी हैं, बहिर्मुखी हैं, या फिर अभिसारी चिंतक होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए जो यहाँ पे सबसे उचित विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा अपसारी चिंतक। कैसे होते हैं, अपसारी चिंतक। अब अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, जैसे कि अभिसारी चिंतन वह होता है जिसमें से क्वेश्चन का एक ही आंसर मिले। जैसे कि पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या है, दिल्ली है। अब बात की जाए जैसे कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब अपसारी चिंतन के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो इनमें क्या है, बच्चे को विचार करने की आवश्यकता होती है। जिन क्वेश्चन में विचार करने की आवश्यकता होती है और एक से ज़्यादा कई आंसर उस क्वेश्चन के निकलते हैं, तो वही हो जाते हैं अपसारी चिंतन। क्या हो जाते हैं, अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतक होते हैं जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। तो जो स्वयं की भावनाओं और जो स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करने वाली बुद्धि है, उसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्या कहते हैं उसको, अंतः
वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक किसके द्वारा दिया गया था, जो मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो उसमें से थी एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जिसमें क्या होता है, खुद के विचारों पर, खुद के मनोभावों पर, खुद के संवेगों पर कंट्रोल किया जाता है। और एक होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह होती है जो दूसरे के विचारों को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो हो गए दार्शनिक वगैरह हो गए, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, दूसरे के विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो वह व्यक्ति होते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले। और अंतर्वैयक्तिक की बात की जाए तो खुद की बुद्धि पर जिनका कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी सीखते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, डैश होगा, जो होती हैं तब वे जल्दी सीखते हैं। केवल उनके कक्षा, तो केवल कहीं पे भी मिल जाए तो वो निगेटिव होता है, तो कभी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये क्या है, निगेटिव। ये क्या है, ये यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव ऑप्शन। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यस्मरण, तो निगेटिव हो जाएगा। सांकृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण, इसमें भी याद करने की बात आ रही, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा, कक्षा में उपयोगी या फिर विस्मरण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे कि दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं, जो क्या होती हैं, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, तब वे जल्दी सीखते हैं। तो उन गतिविधियों के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करने के लिए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई का जो मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत गतिविधियों की जगह क्या किया जाए, सामूहिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि व्यक्तिगत जो प्रतिस्पर्धा के प्रति जो नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं बच्चों के प्रति, तो उन्हें से उबारने के लिए जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो यह आधारित है अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था कि बच्चों को 3 प्रकार की पिक्चरें दिखाई। जैसे कि एक पिक्चर थी, उसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मारपीट वाली पिक्चर थी, तो बच्चा क्या करता था, उस पिक्चर को देखकर समाज में जब, तो वही मारपीट करने लगता था। जैसे कि एक पिक्चर थी गुस्से वाली, तो जैसे कि गुस्सा करने, मतलब 3 प्रकार की जब पिक्चर दिखाई गई बच्चे को, तो तीनों में क्या थी, अलग अलग प्रकार की पिक्चरें थी। तो जो बच्चा जिस प्रकार की पिक्चर देखता था उसी प्रकार से वह व्यवहार करने लगता था। तो इनके सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है, मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाएगा सामाजिक अधिगम। क्या कहते हैं कि मॉडल्स बीज होते हैं, वो समाज का हिस्सा होते हैं, और उनका अनुकरण करके जब बच्चा सीख रहा है तो क्या हो जाएगा, यह सामाजिक अधिगम हो जाएगा कि समाज के द्वारा बच्चा कोई ना कोई चीज़ सीख रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस आ जाना चाहिए। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए या फिर अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो गलतियाँ जो होती हैं,
तो बच्चा क्या होता है, गलतियों के द्वारा ही सीखता है। जैसे कि जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, तो थार्नडाइक का सिद्धांत ये बताता है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, कि बच्चा जितनी बार गलतियाँ करता है एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ों को खुद से करना सीख जाता है। जैसे कि उसमें से एक बिल्ली होती है, क्या करता है, उसकी जो बिल्ली होती है उसको अचानक से पैर लगता है लीवर में और वो खाना खा लेती है। फिर उसके बाद कई बार जब प्रयास करती है, गलत प्रयास करती रहती है, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो जान जाती है कि इस लीवर में पैर रखेंगे तो क्या हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे क्या गलतियाँ करते रहने देना चाहिए बच्चों को, और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे जो होते हैं गलतियों के माध्यम से सीख जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। इससे यह पता चल पाएगा कि बच्चे जो है किस वजह से गलतियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो बच्चों को क्या होती हैं, परीक्षा के कारण होने वाली चिंताएं होती हैं, तो किसके द्वारा नहीं दूर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो ये क्या है, इससे क्या है, जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता ये नहीं दूर होगी। जब जितना ज़्यादा सोचोगे तो और टेंशन बढ़ेगी बच्चे को। तो ये निगेटिव ऑप्शन दिया गया है, और बाकी यहाँ पे सभी क्या है, तीनों ऑप्शन जो है पॉजिटिव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है, तो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। आ जो शिक्षार्थी है वो क्या है, अंग्रेजी को समझता है, रोचक लगता है उसको पढ़ने में और समझता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। मतलब उससे बस यह है कि अंग्रेजी हमें इसलिए पढ़ना है कि हम जो इसमें से पास हो जाएं। तो यह क्या है, निष्पादन उपेक्षा या फिर निपुणता, निष्पादन उपेक्षा निष्पादन, सटीकता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन, सटीकता निष्पादन उपेक्षा। तो यहाँ आप देखो जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, एक को यह विषय रोचक भी लगता है, क्या लगता है उसको, इंटरेस्ट ही पढ़ने में, और वो सोचता है कि भविष्य में सहायक होगा। तो एक द्वारा पढ़ा गया कार्य हो जाएगा सटीकता, क्या हो जाएगा, सटीकता हो जाएगा। वहीं बी के द्वारा जो अंग्रेजी इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो यह हो जाएगा निष्पादन, क्या हो जाएगा, निष्पादन हो जाएगा। और जो सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार बस किस में से पास हो जाए, तो वह है निष्पादन उपेक्षा, क्या है यह, निष्पादन उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया, मतलब जो उनकी सुरक्षा की आवश्यकताएं थी उनका भी उल्लंघन कर दिया। तो क्या थी, उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, निरंतर पुनर्बलन के बाद, दंड के बाद, मौखिक भर्त्सना के बाद, या फिर आंशिक पुनर्बलन के बाद। तो प्रतिक्रिया का विलोम होना किसके बाद अधिक कठिन है, आंशिक पुनर्बलन के बाद, आंशिक पुनर्बलन के बाद। के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, किसके द्वारा जो है निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने के द्वारा। तुलना की बात कहीं पे भी आ जाए तो वो क्या होता है, निगेटिव ऑप्शन हो जाता है। गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बहुत अधिक अभ्यास सामग्री नहीं देना चाहिए कि बच्चा क्या उसी में जो है पूरा परेशान हो जाए। अनपेक्षित परीक्षा लेकर, तो ये भी ऑप्शन निगेटिव है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। मतलब किसके कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से वो ये बताता है कि बच्चा जो है कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित नहीं है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। मतलब बच्चा क्या करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य जो है स्वीकार करता है और उनको मतलब लक्ष्य एकदम पूरा मतलब जोर लगाकर कार्य करता है उनको। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि प्रतियोगिता हमेशा भी निगेटिव वर्ड होता है। कभी बच्चों को जो प्रतियोगिता के लिए नहीं उकसाना चाहिए। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि, तो इसका हो जाएगा आंसर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि जो है 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो सामाजिक रूप से क्या है बहुत ज़्यादा बलवान बच्चे पहलवान है तो उनका क्या है जो नैतिक का सोचने का स्तर जो है वो भी क्या होगा अच्छा होगा। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है गलत दिया गया है ये वाला। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे विकास में बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ए वाला ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, तो लेबलों की बात आ जाए तो हमेशा क्या निगेटिव हो जाएगा। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, तो ये भी क्या निगेटिव है। तो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन में आंसर होगा। तो सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित होता है, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा क्या चौड़ा है। जैसे कि ये क्या है, एक ये लंबा गिलास है, ठीक है, और एक क्या है ये चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें से जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे वाले में जो है ज़्यादा जूस है। तो अब यह क्वालिटी क्या है दोनों में, जैसे कि इसमें भी क्या है 1 लीटर और इसमें भी क्या है 1 लीटर जूस है, दोनों में 1 लीटर जूस है। लेकिन बच्चे आंसर यह देते हैं कि लंबे वाले गिलास में जो है जूस की मात्रा ज़्यादा है। तो यह कौन सा गुण होता है बच्चे में, किसकी वजह से आंसर देते हैं। तो बच्चे में यह गुण है पलटावी का गुण। तो अभी बच्चे में जो पलटावी का गुण नहीं विकसित हुआ है और यह विशेषता पाई जाती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चे में यह विकास होता है। मतलब इसकी जो है पलटावी का गुण जो है बच्चों में पूर्ण रूप से नहीं डेवलप कर पाते, वो मतलब समझ नहीं पाते हैं कि कौन से में क्या ज़्यादा चीज़ है कौन से में कम चीज़ है, मतलब आयतन के बारे में वो डिफरेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर
लाखों रुपए खर्च करती है, वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो जैसे कि कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत अवस्था, उसके बाद परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। तो उत्तर परंपरागत अवस्था में जो पहला वाला ऑप्शन था सार्वभौमिक वाला, सार्वभौमिक अभिविन्यास, सार्वभौमिक अभिविन्यास जिसको पश्च परंपरागत भी कहते हैं, तो जो करनैल सिंह है तो सार्वभौमिक अभिविन्यास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्च परंपरागत अवस्था में, पश्च परंपरागत अवस्था में। अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो बहुबुद्धि क्या है? केवल प्रतिभाएं हैं, तो यही ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। केवल वाला ऑप्शन हमेशा से गलत होता है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की द्वारा बिल्कुल सही बात है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने कहा बिल्कुल सही है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर, तो यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश होते हैं, चॉम्स्की ने कहा था, तो बिल्कुल ही सही है वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, इसमें से गलत दिया गया है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो क्या विशिष्टताएं सौंपी गई हैं तो उन्हें कहा जाता है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा उचित है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, तो बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान नहीं केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं डिफरेंट प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो शिक्षक को अनेक अनेक प्रकार की जो है शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करना चाहिए। तो अधिगम को अधिकतम तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक जो है या फिर शिक्षिका जो है संज्ञानात्मक शैली, अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ बच्चे को जो है संज्ञानात्मक शैली का क्या ध्यान दे कि बच्चे कितने लेवल के हैं, कितने लेवल के इन्हें पढ़ाया जा सके। इतनी चीज़ें मतलब एक दिन में जैसे कि अब इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाए कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो इससे क्या मतलब कितनी चीज़ें समझ पाएंगे बच्चे, कितने नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण देने के लिए कहना। तो देखो आकलन में क्या होता है, आकलन में एक प्रकार का परीक्षण ही लिया जाता है कि बच्चे मतलब क्या कार्य कर पाए, क्या नहीं कर पाए, कितनी चीज़ें सीख पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या करता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। तो इसका हो जाएगा आंसर सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन, क्योंकि वह जो है खाना को इसलिए चखता है कि मतलब उसमें उसका स्वाद सही है, कि इसमें से नमक ज़्यादा कम तो नहीं है, कुछ मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है,
तो अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो उसको सही किया जाए। तो क्या करते हो, सीखने के लिए खाना बनाते समय खाना को चखता है तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है अंतपरक अनुदेशन है। अंतपरक अनुदेशन क्या है, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित या फिर आनंदमय शिक्षार्थी आश्रम, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो अंतपरक अनुदेशन वही है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण को जो है विविध के रूप में प्रयोग करना। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।